जारी करें। अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजम् होतारं रत्नदातमम् स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। विश्वस्य परमस्य राजसे नगेस्त्वा सुबिन्वते सुप्रभातम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। संस्कृत विभाग की तरफ से यह कार्यक्रम हमारे सभी शोध छात्रों एवं अध्यापकों के द्वारा आयोजित किया गया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत शोध के 60 वर्ष पूरे होने पर एवं संस्कृत विभाग की वेबसाइट संस्कृत DU/AC/IN का आज उद्घाटन भी होगा। इस कार्यक्रम के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं अनुरोध करूँगा आदरणीय कुलपति प्रोफेसर दिनेश सिंह जी से कि वो हम सब की ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से महामहिम राज्यपाल जी का बुके द्वारा एवं शॉल द्वारा
स्वागत अभिनंदन करें। विभाग की वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर शारदा शर्मा जी हमारे प्रिय कुलपति जी का अभिनंदन शॉल एवं बुके द्वारा करेंगे। विभाग की ही आचार्य प्रोफेसर मीरा जी डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स प्रोफेसर मिनी साहनी जी का स्वागत करेंगे। हमारे आज के सार्थक अतिथि प्रोफेसर मिथिलेश चतुर्वेदी जी का अभिनंदन हमारे सहयोगी डॉक्टर सत्यमूर्ति जी करेंगे। संस्कृत विभाग का कार्यक्रम और उसमें हम चाहते हैं कि हमारी कला संकाय की अधिष्ठात्री प्रोफेसर मिनी साहनी जी हम सब की ओर से आपके लिए स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। मैं रिक्वेस्ट प्रोफेसर मिनी साहनी टू प्रेजेंट हर वेलकम एड्रेस। Your Excellency, the Governor of Gujarat, Mr. O.P. Kohli, respected and very Honorable Vice Chancellor, Professor Dinesh Singh, Pro-Vice Chancellor, Professor Sudesh Pachauri, Head South Campus, Professor Umesh Rai, Heads of Departments, fellow colleagues. It gives me great pleasure to felicitate the Department of Sanskrit on this occasion and to welcome all of you to this function which the Governor of Gujarat will preside over and Vice Chancellor. Also, it gives us all great pleasure to see the resurgence of Sanskrit at the University of Delhi and this will inaugurate a whole year of lectures and programs on Sanskrit. We also welcome the launch of this new website, and we hope also that these programs will initiate students into a discipline which is sometimes being considered a niche discipline, but which is growing in importance, and we welcome this interest in this discipline. Thank you very much, and I give the floor now to the Governor of Gujarat. सौभाग्य से हमारे बीच आज अन्य विश्वविद्यालय की महाविभूतियाँ भी उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगा अपने साथियों से कि वो सबसे पहले प्रोफेसर सुदेश पचौरी जी हमारे संकुलपति जी उनका स्वागत करेंगे बुके के द्वारा। डॉक्टर बलराम, डॉक्टर सत्यमूर्ति जी उमेश राय डायरेक्टर का स्वागत करेंगे। जयशंकर तिवारी जी एसोएल के चेयरमैन प्रोफेसर ध्रुवे जी का स्वागत करेंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे संस्कृत जगत के भीष्म पितामह प्रोफेसर आर के शर्मा, जो कि संस्कृत के जितने भी बड़े आचार्य हैं उनमें वरिष्ठतम हैं, वो हमें आशीर्वाद देने आए हैं। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर सुभाष कुमार से कि वो बुके द्वारा उनका अभिनंदन करें। हमारे बीच संस्कृत विभाग के कई पूर्व अध्यक्ष भी उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगा अपने साथी कहाँ गए, राजीव रंजन जी, विजय शंकर द्विवेदी जी आइए।
सबसे पहले हमारे सीनियर मोस्ट आचार्य अध्यक्ष प्रोफेसर राणा जी का अभिनंदन कीजिए। प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार जी, आपका प्रोफेसर नारायण सर, दीप्ति जी, आप अभिनंदन प्रधान जी, सबसे पहले मैं आज की जो मुख्य हमारा कार्यक्रम है वेबसाइट का उद्घाटन, उसके लिए सुभाष जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और महामहिम से उसका उद्घाटन करवाएं और इसके विषय में अपने वेबसाइट में क्या पूरे विभाग की फैकल्टी ने किया है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। जिन्हें बताओ कौन सा बटन दबाना। वैसे तो दिल्ली विश्वविद्यालय के अनेक विभागों में फैकल्टीज ने अपनी अपनी वेबसाइट बनाई है, मगर हम लोगों ने संस्कृत विभाग होने के कारण, क्योंकि सबसे कहते हैं प्राचीनतम विभाग अगर कोई दिल्ली विश्वविद्यालय का है 1922 स्थापना के साथ संस्कृत विभाग है, तो इसलिए हम लोगों ने ये कोशिश की है डॉक्टर सुभाष जी। इस वेबसाइट में मुख्य रूप से 6 टैब हैं जिसमें से सारी इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट अबाउट अस में पूरे डिपार्टमेंट के बारे में है, जैसे हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसोर्स, गैलरी, न्यूज, नोटिफिकेशन, फॉरवर्ड फैकल्टीज एंड हेड्स। देन फैकल्टी पेज, इसमें पूरे सारे फैकल्टी का डिटेल है, एक फैकल्टी जिसमें फैकल्टी डिपार्टमेंट है और इनका फैकल्टी प्रोफार्मा भी अटैच है, इससे लिंक है। थर्ड है प्रोग्राम जो हम प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत ऑफर करता है, लाइक एमफिल पीएचडी, देन एमए लेवल प्रोग्राम, बीए, फिर सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा, सारी डिटेल यहाँ पे उपलब्ध है। उसके बाद कोर्स एंड सिलेबस, सारा सिलेबस अवेलेबल है। फिर एडमिशन प्रोसेस क्या है, सारे उसके व्यूज, नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। देन टाइम टेबल भी यहाँ पे उपलब्ध है, साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, एमफिल पीएचडी जो सिलेबस है हमारे पास सारी उपलब्ध है यहाँ पे। इसके बाद एक रिसर्च का कॉलम है, रिसर्च में हमारे यहाँ किस किस फील्ड में रिसर्च हो रहे हैं ये सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड है। और लाइक अगर हम बेस से देखें जो रिसर्च है, इस तरह जो फैकल्टी उनका डिटेल है, बेस पब्लिकेशन आपको मिलेगा, प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, देन अचीवमेंट्स, डॉक्टर थेसिस आपको 1956 से लेकर के जो थेसिस है उसकी सारी लिस्ट मिलेगी, सब्जेक्ट वाइज अरेंज की हुई है, सब्जेक्ट वाइज। देन आपका करंट पीएचडी स्टूडेंट जो रिसर्च स्टूडेंट होंगे वेद से रिलेटेड वहाँ लिस्ट मिलेगी, एमफिल के जो स्टूडेंट होंगे वहाँ ये सारे लिस्ट मिलेंगे, साथ में उनका सिनॉप्सिस भी यहाँ से टैग होगा, कोई भी चाहे अगर उनका सिनॉप्सिस लेना तो सिनॉप्सिस भी खुल जाएगा यहाँ से। उसके बाद दूसरे एरिया भी हैं, साहित्य है, व्याकरण है, सारे जो हमारे यहाँ एरिया है। और एक न्यूली फील्ड जो हम लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स है, यहाँ पे इस ईयर से इनिशिएट हम लोग कर रहे हैं, ये शुरू करेंगे। इसका भी डिटेल है, इससे रिलेटेड जो स्टूडेंट है, प्रोजेक्ट्स जो है, पब्लिकेशन A to Z डिटेल मिले। कोई अगर टूल्स हम बनाएंगे वो सारे टूल्स भी यहाँ पे मिलेंगे जो संस्कृत के लिए टूल्स अवेलेबल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक पब्लिकेशन का कॉलम रखा हुआ है। पब्लिकेशन में हमारा एक जर्नल है जो हम की जर्नल अभी शुरू करने जा रहे हैं, जिसका एक फ्रंट पेज यहाँ पे है, एक 3 आर्टिकल इसमें हम इसको लॉन्च भी आज करेंगे, इसका पूरा कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी।
उसके बाद एक मैगजीन भी हम लोग शुरू कर रहे हैं जिसका नाम मधुहा है, उसका भी डिटेल यहाँ पे मिलेगा। और उसके बाद स्टूडेंट का एक कॉर्नर है जिसमें सारे स्टूडेंट का डिटेल, हम जो PhD स्टूडेंट हैं सारे वो मिलेगा, MPhil स्टूडेंट का डिटेल मिलेगा, MA का कुछ शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन होगा। और स्टूडेंट बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करके अगर उनका कोई अचीवमेंट है तो एक स्टूडेंट अचीवमेंट का लिंक है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ इंफॉर्मेशन होगी। देन एकेडमिक एक्टिविटीज में है एक बियॉन्ड क्लासेज एक्टिविटीज है जिसमें शोध परिषद है, मंडल है और फीडबैक क्लासेज हैं जो HOD सर लेते हैं, वो सारी डिटेल यहाँ पर उपलब्ध होगी। देन एकेडमिक एक्टिविटी में सेमिनार लेक्चर्स जो अगर हम कोई ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन होगी, या कोई सेमिनार या लेक्चर ऑर्गेनाइज हो चुका है उसकी भी सारी इंफॉर्मेशन होगी कुछ। और फिर एनुअल फीचर्स हमारे पास कुछ है, इंद्र विद्या वाचस्पति एक है, फिर नरेंद्र नाथ चौधरी मेमोरियल लेक्चर है, ये जो सारी चीज़ है इसका डिटेल होगा। कॉन्टेक्ट अस में हमने डिपार्टमेंट का एड्रेस दिया है, साथ में फैकल्टी का पेज है, अगर किसी को फैकल्टी से किसी कॉन्टेक्ट करना तो यहाँ से भी जा सकता है, सारे फैकल्टी का डिटेल मिल जाएगा। किसी फैकल्टी के बारे में डिटेल अगर जानना है वो फैकल्टी के नाम के ऊपर क्लिक करके उसका डिटेल प्राप्त कर सकता है, स्पेशलाइजेशन क्या है, फिर पब्लिकेशन क्या है, A to Z सारी इंफॉर्मेशन ब्राउज कर सकता है। देन अगर एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट करना है तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जितने हैं उनका कांटेक्ट डिटेल, ईमेल आईडी सारा कुछ मिल जाएगा। और सबसे नीचे हमने रखा है एक साइट मैप है, देन एक फीडबैक का भी सेक्शन है, इनकेस अगर किसी को लगता है कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है, कुछ उनका सजेशन है तो सजेशन भेज सकता है हेड सर को, देन हम अपने वेबसाइट पे डिस्कस करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे डायरेक्ट लिंक है, यहाँ क्लिक करके DU की वेबसाइट खोली जा सकती है। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी है उसका भी लिंक यहाँ से है, कंप्यूटर सेंटर का लिंक है और UGC के वेबसाइट से भी लिंक है, और डाउनलोड कुछ फॉर्म वगैरह जो वेबसाइट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से है ये सारी चीज़ लिंक है। और एक अपॉर्चुनिटी जो है work@du.ac.in से लिंक है ये, और साथ में हम एक सर्च फैसिलिटीज भी देके रखे हैं, इनकेस अगर डिपार्टमेंट के बारे में कुछ सर्च करना, हमने गूगल से इसको लिंक किया API के थ्रू, तो इस वेबसाइट में जो जो पेज है उससे जो आप सर्च करें उसी टेक्स्ट में सर्च करके रिजल्ट देगा। सपोज मैंने सर का नाम अगर सर्च किया किसी को नहीं मिल रहा तो ये ऑटोमेटिक गूगल से कनेक्ट होगा, जहाँ जहाँ जिस डॉक्यूमेंट में रमेश नाम मिलेगा वो सर्च करके वो पेज दे देगा, आप डायरेक्ट जा सकते हैं गूगल के API से भी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सुभाष जी, ये इसके कन्वीनर हैं इसके, और ये मैं कह सकता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट के सभी फैकल्टी मेंबर्स ने और रिसर्च स्टूडेंट्स ने, क्योंकि संस्कृत डिपार्टमेंट की असली ताकत उसकी फैकल्टी नहीं है। और जब मुझे प्रोफेसर दिनेश सिंह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लेकर आए तो उन्होंने दो ही चीज़ मुझे सिखाई थी। एक तो ये कि हमको टीचर ओरिएंटेड एटमॉस्फेयर डिपार्टमेंट में नहीं देना चाहिए। हम लोग स्टूडेंट्स के लिए हैं, हम स्टूडेंट्स की सहभागिता लेते हुए प्रगति की ओर अग्रसर होना चाहते हैं। एक उनका ये था, और दूसरा ये था कि संस्कृत को हम किस तरह से आधुनिकता के बोध के साथ जोड़ें, उसके लिए हमको प्रयास करना है। और मुझे याद है कि पिछले 15-16 साल में सैकड़ों बार प्रोफेसर सिंह से बातचीत हुई और हर बार उन्होंने इसकी जानकारी देनी चाहिए कि संस्कृत में हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। हम लोग बियॉन्ड क्लासेस कुछ एक्टिविटीज चलाते हैं, उसमें से एक सन 1956 से चलता आ रहा स्वाध्याय मंडल है जो पिछले 18 साल से बंद था। सप्ताह में एक दिन हमारे जब हम छात्र थे इसी विभाग में तो ये होता था कि 1 घंटे तक संस्कृत में सब छात्रों को पार्टिसिपेट करना, MA के विद्यार्थियों को, और उसमें वो अपनी मौलिक प्रतिभा को प्रकट करते थे। जब हमने उसका प्रारंभ किया तो हमने देखा कि हमारे बहुत से संस्कृत के विद्यार्थी MA के तो छात्र नहीं, वो संस्कृत में अच्छी कविताएं लेकर आ रहे हैं, अच्छे व्यंग लेकर आ रहे हैं। तो हमने प्रोफेसर आनंद प्रकाश जी यहाँ पर हैं, प्रोफेसर जी मिश्रा जी आंध्रा जी से बात की और जी मिश्रा जी ने हमको ये कहा कि ऐसा करते हैं कि आप एक मैगजीन शुरू कर दीजिए, क्योंकि वैसी मैगजीन में तो बहुत बोल रहा हूँ। और मेरा विचार था वॉल मैगजीन का, कि हम वॉल मैगजीन करके ग्राउंड के बाहर लगाएंगे, पर प्रोफेसर जी मिश्रा आनंद प्रकाश जी ने कहा कि नहीं यार, इसको मैगजीन जो है, जब तुम अपना वेबसाइट बना ही रहे हो तो उसमें मैगजीन शुरू करते हैं। और ये मैगजीन का सपना हमारा पूरा किया हमारे दो साथी डॉक्टर भारतेंदु पांडे और डॉक्टर बलराम ने। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय बलराम जी से कि वो आए और डॉक्टर भारतेंदु जी आके अपना संपादकीय पढ़ें।
माननीय राज्यपाल जी कुलपति से निवेदन है कि उसका विमोचन करने आ सकता है। तो हमने इसकी 5 कॉपी निकाली है, हार्ड कॉपी भी निकाली है, जिससे कि मालूम पड़े कि वो पूरा आप देख नहीं सकते, मगर हम ये अपनी रिपोर्ट देना चाहते हैं कि हम कुछ काम कर रहे हैं विभाग में। संस्कृतमालक्ष्य धारणेयमेव लोकेति बलवत्तया बद्धमूलेवावलोक्यते यत् भाषामिमामधीयाना जनाः सर्वात्मना पुरातनताग्रहिणो भवन्ति तथा विकासमभिनवमवगन्तुमुपयोक्तुं वा न तेऽभिलषन्ति। दौर्भाग्यात् धारणा एतादृशीर् विचारैराचारैश्च स्वकैः संभवतः संस्कृतलोक एव साधारणलोकमता उत्पादयति उद्दीपयति च। परम् अत्र विश्वस्य बृहत्तमेन संस्कृतविभागेनात्रत्येन भिन्नैव स्मृतिरनुसृता काचित्। विभागोऽयं परम्परागत निज विद्या विग्रह पाद पद्म सपर्यामहर्निशं यदि सम्पादयति तदासौ वैज्ञानिकेन नवनवोन्मेषेणापि सह प्रतिपदं संवादमाघातुं प्रयतते। अस्यैतदेतादृशं चान्तर्जालस्थानमेषा पत्रिका च वैद्युती विशिष्टवर्तमान वर्तनस्यैव पूर्वोक्तस्य परिणामोऽस्ति प्रत्यग्रतमः कश्चित्। एषा पत्रिका वस्तुतः केवलं पत्रिकात्वेनैव न ग्राह्या, सेयमप्येकामन्यामेव दृष्टिमादाय प्रवर्त्यते। अध्यापकानां छात्राणां चानुसन्धानवृत्तिः शोधपत्रप्रबन्धाद्यात्मना यदा प्रतिफलति तदासौ नियमनिर्धारितान् निजपद्धतिमनुसरन्ती प्रायः कृतकृत्या भवति। परं प्रतिभा कारयित्री यदैतदीया कदाचित् किञ्चित् पुण्यं पुष्पं फलं वा प्रसूते न तत्तावन् नियतं पदवीक्षते स्वकृते सामान्ये जगति शैक्षणिके। अतः कारणात् तेषु निसर्गतो निशीदन्त्यपि प्रतिभा पल्लवनाकाशमलभमाना तत्रैव जीर्यते। तादृशमेवाकाशं तेभ्यः सुलभीकर्तुम् अयमस्ति प्रकल्पः पत्रिकात्मकः। निजाजिरये वैतादृशमाकाशमवाप्य शोधादितरस्मिन्नपि क्षेत्रे सर्वेषामेव तेषां लेखनकौशलमत्यन्तमुच्चैरुद्योतिष्यत इत्याशास्यते। मधुधेति ऋग्वेदे भगवत्या उषसो विशेषणत्वेन व्यपदेशविशेषत्वेन वा राराज्यते तमाम्। प्रभातगर्भा उषा इदेयमपि सर्वमङ्गल्या भविष्यतीत्यनेन विश्वासेनायं प्रवेशाङ्कपत्रिकाया भवद्भ्यः सप्रश्रयं समर्प्यते। मधुधा मधुधारेव रसिकैरस्यतामलं। धन्यवादः। प्रोफेसर मीरा दीदी से अनुरोध है कि वो आए और हमारे ई जर्नल की हार्ड कॉपी का विमोचन करवाएं।
editorial. The Journal of the Department of Sanskrit, University of Delhi, was started in 1971 by Professor Satyavrat Shastri, the then head of the department. The underlying idea of publishing the journal, according to the founding editor, was to bring out a research journal on Indology to serve as a forum for research for its teachers and research scholars. Ours was a department in the premier University of India, richest in numbers, 130 teachers and some 200 research scholars, but lacking in a research organ of its own. The appearance of the journal is an event for us. It comes as fulfillment of our long-left desire. To fulfill the above vision and the moral and financial support of Professor Sarup Singh, the then Vice Chancellor of the University, Department regularly published the Journal of the Department of Sanskrit, University of Delhi till the year 1974. For various reasons, the publication of the journal had to be stopped. The publication of the journal was restarted by Professor Pushpendra Kumar, the then head, in 1995-96 with minor change in the title as Journal of Delhi University Sanskrit Department. However, the attempt was given up just after the publication of 2 issues. Today, the department has emerged as the largest and richest center of Sanskrit study and research globally. This richness is not significant in number of its stakeholders, but is also reflected in the diversity of research themes and areas in the department. The areas of research cover almost every major area or discipline of Sanskrit study: grammar, poetics, philosophy, Dharma Shastra, Hindu law, paleography and epigraphy, etc. The need for the publication of a journal has been felt by the department for quite some time now. Now we are relaunching the Journal of Sanskrit. We hope it will address the essential needs of more than 200 research-oriented faculty members who are working in the department and constituent colleges of the University of Delhi, and more than 350 research students enrolled in MPhil and PhD program of the department. The department has resolved that the name of the journal will be same as it was in the beginning. For example, Journal of the Department of Sanskrit, University of Delhi. We start with e-journal, which will be published half-yearly. If the department gets financial support from the university, it will publish the journal in the printed form also. Essentially, each annual issue should contain or cover the following areas of Sanskrit studies which are studied and researched at the department. For example, Vedic studies, Samhita to Sutra literature, Sanskrit grammar, structural, linguistic and philosophy of language, Sanskrit poetics, all schools of Ras, Dhwani, etc., aesthetics and the theatre, Indian philosophy, all Austic and Gnostic systems, all Vedantic schools, classical to modern thinkers, Dharma Shastra, Smriti literature, Artha Shastra, Hindu law. Next option over is paleography and epigraphy, ancient scripts, etc. Then we have one more option, that is modern Sanskrit literature, Purana Itihas, Epic and Puranas, Jyotish and Vastu Shastra. Especially in this Jyotish we want that should be based on astronomy or Indian architecture system, Mansar, etc. text. The journal shall be bilingual. It shall publish research articles only in Sanskrit and English. We are not going for Hindi because we want to connect this activity with our international stakeholders. The journal shall work under the direction of an editorial board comprising eminent scholars from India and abroad. To assure quality and maintain standards, the articles received for publication will be evaluated by a jury consisting of at least 2 eminent scholars. We are relaunching the journal today, the day when the department is celebrating the 60th year of excellence in Sanskrit research. जैसा मैंने कहा कि ये हमने इसमें अपना एडिटोरियल दिया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे डिपार्टमेंट में जो पहली पीएचडी हुई थी वो 1954 में, और बहुत बड़े स्कॉलर जो आज संस्कृत के हैं, आज वो सारे वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं चंडीगढ़ में बैठकर, डॉक्टर राम गोपाल, जो कि वहाँ चंडीगढ़ में प्रोफेसर हेड रहे, एमजीयू के वाइस चांसलर रहे, और जिनकी पुस्तकें मतलब जो हैं वैदिक स्टडीज़ में मतलब सबसे सुपर मानी जाती हैं।
उसके बाद जो हमारे यहाँ दूसरी PhD हुई वो प्रोफेसर TS रुक्मणी हुई, जो पहले IB कॉलेज में थी, बाद में ब्रांडा की प्रिंसिपल बनी और आज मॉन्ट्रियल में वो हिंदू स्टडीज की चेयर हैं। और उसके बाद से चली आ रही जो पूरी परंपरा है, आज तक प्रत्येक वर्ष हम लोग 25 से 35 के बीच में PhD प्रोड्यूस करते हैं और हर साल कम से कम 40 से 50 के बीच में छात्रों को हम प्रवेश देते हैं अगस्त में और फरवरी में। और जैसा कि मैंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय का संस्कृत विभाग रिचेस्ट है ग्लोबली, पूरी दुनिया में। ये सब संख्या में नहीं है कि हमारे पास मोर देन 700 PG स्टूडेंट्स हैं, मोर देन 350 रिसर्च स्टूडेंट्स हैं, कॉलेजेस में स्टूडेंट्स हैं हमारे अंडर ग्रेजुएट। उसके बाद जितने शास्त्रों को हम लोग कवर करते हैं, ना BHU करता है, ना इलाहाबाद करता है, ना ऑक्सफोर्ड करता है, ना देश की दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी करती है। हम एक साथ 11-10 ऑप्शंस यहाँ ऑफर करते हैं और उनकी बहुत बड़ा इतिहास है। जैसे आपको मालूम होगा, हमारे 1922 में जो फाउंडर हेड थे स्टीफन कॉलेज के, महामहोपाध्याय श्रीधर कल्ला, वो थे जिन्होंने सिंधु घाटी के उत्खनन में मास्टर के साथ काम किया था। वहां से शुरू हुआ और हमारे यहाँ मतलब एक से अच्छे विषय से एपिग्राफी, पैलेग्राफी आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको इस डिपार्टमेंट में धर्मशास्त्र में और सेंटर्स उसके कॉलेजेस बने हमारे, जैसे धर्मशास्त्र में सबसे अच्छा कार्य अगर कॉलेज ने करवाया, हम टीचर्स ने कराया, तो डंडा हाउस के टीचर्स ने कराया, चाहे मिसेस उस्तगी हो चाहे मिसेस नारंग हो। एपिग्राफी के फाउंडर वैसे हमारे यहाँ प्रोफेसर राणा बैठे हुए हैं जो कि इस विषय के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने इतनी और एक हमारे बहुत, क्योंकि दिल्ली स्कूल ऑफ इंडोलॉजी ये आया है लाहौर स्कूल ऑफ इंडोलॉजी से। दिल्ली में जितने भी हमारे बड़े स्कॉलर्स थे वो सारे के सारे लाहौर से जो माइग्रेट इंडिया में हुए उन लोगों के द्वारा स्थापित किया गया। उसका एग्जाम्पल एक ही है, डॉक्टर साधुराम। उनका कालिदास की डेट पे दिया हुआ जो आर्टिकल है उसको आज तक कोई चैलेंज नहीं कर पाया है। चाहे प्रोफेसर शास्त्री हो, चाहे सत्यव्रत शास्त्री जी हो, चाहे हमारे एक बहुत बड़े स्कॉलर थे डिपार्टमेंट के जो जल्दी असामयिक निधन इनका हो गया, प्रोफेसर देवराज चांदना। वो जर्मन में ट्रेन इतना बड़ा स्कॉलर था कि वो वैदिक स्टडीज में उसके आर्टिकल्स, उसकी बुक्स, उसकी रिसर्च, मतलब आज तक उसको कोई चैलेंज नहीं कर सका है। इस तरह की समृद्ध परंपरा इस विभाग में है। और ये हमारे विभाग के जो दूसरे प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री हुए, जिनको आदरणीय प्रोफेसर दिनेश सिंह जी ने प्रोफेसर एमरिटस बनाया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो जब दूसरे प्रोफेसर बने और उन्होंने एक बहुत अच्छी परंपरा उस समय थी, जब प्रोफेसर कोई बन के आता था तो प्रोफेसर स्वरूप सिंह वाइस चांसलर क्या करते थे, उसको पब्लिक एड्रेस कराते थे, उसका पब्लिक लेक्चर कराते थे कि मैं एक प्रोफेसर को अपॉइंट करके लाया हूं, देखिए ये क्या है और इसके प्लान्स क्या है। सत्यव्रत ने जब जो हमारे टीचर्स लोग बताते हैं कि सत्यव्रत जी ने अपना जब लेक्चर दिया अपने विषय को लेकर दिया और पूरी यूनिवर्सिटी के सामने उन्होंने एक रोड मैप दिया कि अंडर माई चेयरमैनशिप दिस डिपार्टमेंट विल गो टू दिस साइड। और वो जो उन्होंने दिशा और दशा निश्चित थी, पर 74 के बाद परिस्थितियाँ क्या थी और क्या नहीं है वो हम सब जानते हैं। उसके बाद विभाग किस तरह से चला और काम हुआ, मगर अब आवश्यकता है कि हम इस जर्नल को न केवल शुरू करें बल्कि इसको कंटिन्यू करें। और हम ये कोशिश करेंगे कि एक व्यक्ति हेड है, उसके रहते वो गतिविधि चलती है, बातें बंद हो जाती है, वो नहीं होना चाहिए। डिपार्टमेंट की जो कंटिन्यूटी है वो जर्नल या पत्रिका के माध्यम से चलती रहे। और हम निवेदन करेंगे बाबे कुलपति जी से कि अगर हम सफल 2 या 3 इश्यूज ई जर्नल के निकाल लेते हैं तो प्लीज हमें पैसा दीजिए कि हम उसको डिपार्टमेंट की रेगुलर एक्टिविटी के रूप में उसे हार्ड फॉर्म में भी समाज के सामने प्रस्तुत कर सके। तो मैंने कहा कि हमारे डिपार्टमेंट का जो गोल्डन एज था 70s में, उस समय डूटा के माध्यम से जिन्होंने इस पूरे विश्वविद्यालय को एक चीज बहुत स्पष्ट मैं अपने आप में हूं, वो ये है कि हिंदुस्तान के 5 लाख से अधिक जो कॉलेज यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं उसको जो कुछ मिला है या जो कुछ मिलेगा वो डूटा के माध्यम से मिलेगा। और उस डूटा की बुनियाद जिन लोगों ने रखी उनमें से श्रद्धेय महामहिम राज्यपाल जी हैं। हम लोग कल ही बात कर रहे थे, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स के लिए मेडिकल फैसिलिटीज की बात हो, चाहे एलटीसी की बात हो, और जितने भी संघर्ष एक आदर्श रूप में आपने इसको स्थापित किए। और मुझे मालूम है कि हमारे कई टीचर प्रोफेसर कोहली जी के शिष्य रहे हैं।
जब आप हंसराज कॉलेज में पढ़ाते थे, डॉक्टर नादर ने बताया कि हम उनके क्या नाम के स्टूडेंट रहे, वहाँ आप पढ़ाते थे। हमारे जयपाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं, वो आपके सहपाठी साथ में हंसराज कॉलेज में थे, और आपने कितना सत्यव्रत जी को डिपार्टमेंट को 70s में सपोर्ट किया डूटा के माध्यम से। स्वरूप सिंह भी क्योंकि डूटा एक्टिविस्ट थे, वाइस प्रेसिडेंट रह चुके थे, और मुझे खुद स्वरूप सिंह जी ने एक बार बताया था कि जब हमने डूटा शुरू किया था तो वाइस चांसलर जो है वो पर्दे के पीछे सारी हमारी बातें सुन रहे थे हमारी हमको कहने के बाद। तो स्वरूप सिंह बीबी तक वो जो लोग थे, उन लोगों ने जिस तरह से कोहली साहब ने इस संस्कृत विभाग को अपना उस समय सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया, तो हमारी सबकी यही भावना बनी कि हम अपने उस गोल्ड एज को याद करने के लिए श्रद्धेय कोहली जी को, जो हमारे गुरुओं के गुरु हैं, उनको निवेदन करें कि वो हमारे इस 68th एनिवर्सरी, और ये पूरे साल भर चलेंगे, इस पूरी श्रृंखला का उद्घाटन आप माँ महिमा आज करेंगे। हम लोगों ने वेद प्रतिष्ठान उज्जैन से ICPR, ICHR कुछ संस्थाओं में हमने उनसे सैंक्शन लिए हैं। हम वेद के ऊपर, एपिग्राफी के ऊपर, इंडियन आर्किटेक्चर, हिंदू लॉ, और इन सब विषयों के ऊपर, फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज को लेकर ICPR ने 2 लाख रुपए की सैंक्शन दी है। ये पूरे साल 12 प्रोग्राम हमारे चलेंगे, जो हमारे 12 के 12 विषय, जो हमारे ऑप्शंस हैं में और रिसर्च में, उनको कवर करते होंगे। उसमें हम ये सब कार्यक्रम करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा श्रद्धेय कोहली जी की वो आए और अपना आशीर्वाद हमें दें। मंच पर विराजमान हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय संस्थान के प्रमुख कुलपति प्रोफेसर दिनेश सिंह जी, सारस्वत अतिथि महोदय प्रोफेसर मिथिलेश चतुर्वेदी जी, अधिष्ठाता संकाय प्रोफेसर मिनी साहनी जी, संस्कृत विभाग के प्रमुख प्रोफेसर रमेश भारद्वाज जी, इस सभागार में उपस्थित संस्कृत में रुचि रखने वाले और संस्कृत के विकास के प्रति प्रतिबद्धता रखने वाले आप सब महानुभाव भाइयों और बहनों, मैं अपने सामने सभागार में बैठे हुए बहुत से व्यक्तियों का नाम लेना चाहता था, लेकिन मैं संकोचवश नाम नहीं ले रहा। संकोच 2 बातों को लेकर है। एक तो बहुत से मेरे परिचित बैठे हैं, सबके नाम लेना संभव नहीं होगा, और दूसरा ये भी कि कुछ के नाम उनको भूल गए हैं, शक्ल याद है लेकिन नाम भूल गए हैं, तो कहीं मैं गुस्ताखी न कर बैठूं। इसलिए मैं प्रोफेसर SS राणा, जयपाल सरीखे, अपने बहुत से मित्रों के, जिनका मुझे सम्मानपूर्वक नाम लेना चाहिए था, वो नाम नहीं ले रहा। इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। आरंभ में ही मैं एक बात कह दूं कि मुझ पर जो आजकल दायित्व है, इसमें महामहिम शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मैंने सरकार को ये प्रस्ताव किया था कि ये हिज एक्सीलेंसी महामहिम शब्द छोड़ दिया जाए। सरकार ने हमारे प्रपोजल को स्वीकार किया है और अब केवल ऑनरेबल गवर्नर या हिंदी में मान्यवर राज्यपाल और गुजराती में राज्यपाल श्री, इन शब्दों के द्वारा राज्यपाल को संबोधित किया जाता है। तो मेरा निवेदन है कि अब मेरे बाद जो वक्ता बोले वो महामहिम शब्द का प्रयोग न करें। दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में
आने का जब मुझे निमंत्रण मिला तो 3 कारणों से मैंने उसको तुरंत स्वीकार कर लिया। एक तो प्रोफेसर मिथिलेश जी के कारण, जिनसे मेरे व्यक्तिगत मित्रता के संबंध हैं और जो अध्यक्ष पद से मुक्त हुए हैं उनके कारण। दूसरा, दिल्ली विश्वविद्यालय से मेरा 1955 में जब मैं हंसराज कॉलेज में हिंदी एमए पढ़ने के लिए दाखिल हुआ था, तब से लेकर मैं ये कह सकता हूँ कि 1994 तक जब मैं राज्यसभा का सदस्य बना और मैंने देशबंधु कॉलेज से सेवानिवृत्ति ली, तब तक और उसके बाद भी मेरा संबंध बना रहा। तो मुझे लगा कि मैं इस कार्यक्रम के निमित्त अपने ही परिवार में, अपने ही मित्रों साथियों के बीच में जा रहा हूँ, जहाँ बहुत सी भूली बिसरी बातें स्मरण करने का अवसर मिलेगा। अंग्रेजी में जिसको नॉस्टैल्जिया कहते हैं, ऐसा भूली बिसरी बातों का स्मरण उसका लिए अवसर रहेगा। और एक तीसरी बात है, मुझे मालूम नहीं कि वो प्रासंगिक है कि नहीं। पिछले दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय एक टर्मोइल में से गुजरा है। उस टर्मोइल में मेरी प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं थी, लेकिन एक दृष्टा, ऑब्जर्वर और यूनिवर्सिटी में रुचि रखने वाले व्यक्ति के नाते से मुझे जानकारियाँ थी। और स्वाभाविक रूप में उस टर्मोइल ने जो शक्ल ले लिया, उसके एक केंद्र बिंदु थे हमारे सम्माननीय कुलपति महोदय दिनेश सिंह जी, और एक थे इनके विरोध करने वाले। मैं उस दौरान एक बात बहुत तीखेपन से अनुभव करता रहा, और मैं जिनको कह सकता था उनको मैंने कहा। मेरी चली नहीं चली वो अलग बात है, और वो मैं कहता रहा कि भाई, डायलॉग कभी बंद नहीं करना चाहिए। घोर असहमति होने पर भी डायलॉग से ही अंत में समस्याओं का समाधान होता है। तो मुझे लगा कि इस कार्यक्रम में मैं जाऊंगा तो इस निमित्त मुझे प्रोफेसर दिनेश सिंह जी से मिलने का अवसर मिलेगा। जिन औरों को मैं कहता रहा हूं कि डायलॉग कभी बंद मत करें, अवसर मिला तो मैं ये बात प्रोफेसर दिनेश सिंह जी से भी अनुरोध करूंगा। इन 3 कारणों से मैंने इस कार्यक्रम में आने की तुरंत हाँ की थी। बाद में उन्हीं दिनों चीन के राष्ट्रपति गुजरात आए और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजभवन में ही हमारे पास रुके, तो कार्यक्रम की तिथि बदलकर आज करनी पड़ी है। इतनी बात मैंने भूमिका के रूप में कही। दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा संस्कृत शोध की 60वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, और इस शुभ अवसर पर आज यहाँ आयोजित समारोह में संस्कृत वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है। यह अपने आप में एक सुभग समन्वय है। इस विश्वविद्यालय से मेरा सन 1955 से अटूट नाता रहा है। इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए इस विश्वविद्यालय के साथ जुड़ी स्मृतियाँ मेरे मन मस्तिष्क में ताज़ा हो उठी हैं। पुरानी यादें, पुराने साथी सामने बैठे हैं, और पुरानी घटनाएं, सभी की मधुर स्मृतियाँ आज भी मेरे हृदय में संग्रहित हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय का संस्कृत विभाग संस्कृत अध्ययन का अत्यंत समृद्ध केंद्र माना जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसकी अपनी अनूठी पहचान न केवल BA, MA, MPhil एवं PhD स्तर के छात्रों की संख्या की दृष्टि से है, अपितु संस्कृत विद्या के सभी प्रमुख आयामों, वेद, दर्शन, व्याकरण, साहित्य, पुराण इतिहास, पुराणिकी एवं पुराणे, ज्योतिष, भाषा विज्ञान तथा धर्मशास्त्र इत्यादि में विगत 60 वर्षों में संपन्न हुए शोध कार्यों की दृष्टि से भी है।
इन शोध कार्यों में जिन्होंने बहुमूल्य सहयोग दिया है, उन सभी प्रबुद्ध जनों को जो इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं उन्हें भी, और जो किसी कारणवश यहाँ उपस्थित नहीं हो सके, ऐसे सभी प्रबुद्ध जनों को मैं अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही आज जो संस्कृत वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है, इसमें योगदान देने वालों का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हम सभी भली भांति अवगत हैं कि संस्कृत के ज्ञान के बिना भारतीय संस्कृति के आदर्श स्वरूप को समझ पाना संभव नहीं है। भारतीय संस्कृति को सम्यक रूप से पहचानने के लिए तथा इसके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए संस्कृत का ज्ञान अति आवश्यक है। संस्कृत को देव भाषा कहा गया है। हजारों वर्षों से संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की संपोषिका और भारत की जीवन प्रणाली का मूल मर्म रही है। विश्व के समस्त प्राचीन वाङ्मय का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह भलीभांति स्पष्ट होता है कि मानव जीवन को संपूर्णता प्रदान करने वाली अनेक नवीन उद्भावना, जैसे 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम, 16 संस्कार, 5 महायज्ञ इत्यादि की परिकल्पना एवं उनका सर्वप्रथम प्रयोग संस्कृत वाङ्मय में हुआ है। ऐसा यह अद्भुत संस्कृत वाङ्मय हमारी अमूल्य धरोहर है, जिसके सम्यक प्रचार एवं प्रयोग से हमारी अनेक आधुनिक समस्याओं का स्थायी समाधान संभव है। हमारे लिए संस्कृत मात्र एक भाषा नहीं है, यह तो हमारी संस्कृति है, हमारा इतिहास है, हमारी विरासत है। इसके ही संबल पर सदियों से यह राष्ट्र अखंड है, निरंतर है, जीवित है। इसकी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है और सभ्यता विलक्षण है। विदेशी विद्वान भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि भाषा विज्ञान की अनेक गुत्थियों को संस्कृत के ज्ञान से ही सुलझाया जा सकता है। वर्णमाला और ध्वनियों का जो अद्भुत विश्लेषण संस्कृत में उपलब्ध है, उसे देखकर आधुनिक भाषाविद भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। व्याकरण के नियमों और सिद्धांतों की जैसी रचना पाणिनि जैसे वैयाकरणों ने की है, वह विलक्षण और अद्भुत है। देश की भावनात्मक एकता बनाए रखने में भी संस्कृत का योगदान अविस्मरणीय है। वास्तव में संस्कृत साहित्य एक विश्व मानवतावाद से संबद्ध सार्वकालिक महत्व का साहित्य है, जो मानव से मानव को, समाज से समाज को जोड़ता है तथा राष्ट्र को विश्व के साथ मिलाकर मानव मात्र के कल्याण के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता है। संस्कृत भाषा एवं साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सदैव व्यक्तिगत भावना से ऊपर उठकर मानव समूह एवं मानव समाज की बातें करता है तथा इसका दर्शन अत्यंत प्रासंगिक है, जिसके अध्ययन एवं मनन से प्रत्यक्ष सामाजिक एवं आध्यात्मिक लाभ होता है, हम सबका उन्नयन होता है। संस्कृत भाषा समस्त आर्य भाषाओं की जननी है, जिससे प्रकृति एवं मानव जीवन के रहस्यों का बोध होता है। संस्कृत में ही वसुधैव कुटुंबकम और विश्व नागरिकता के साथ व्यापक दृष्टिकोण और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जैसे उत्कृष्ट भावों का आलेखन मिलता है। लोग कहते हैं संस्कृत बड़ी मुश्किल भाषा है और नाक से बोलते हैं, लेकिन इतनी सरल भाषा, सत्यम वद धर्मम च। जब दीक्षांत होता था तो कुलाधिपति दीक्षित छात्रों को कहते थे,
आचार्यवान भव, पितृवान भव, न प्रबंधितव्यम, प्रवाद मत करो। अब सत्यम वद धर्मम चर, इसमें कोई अलंकार नहीं, बिना किसी अलंकार साज सज्जा के गहन बात कितनी सरल भाषा में कही जा सकती है। सत्यम वद धर्मम चर, असतो मां सद्गम, आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडिता। जैसे जीवन को दिशा देने वाले, जीवन को उदात्त बनाने वाले प्रेरक उद्गारों को कितने सरल सहज भाव से संस्कृत वाङ्मय ने प्रस्तुत किया है। इसलिए संस्कृत कठिन और दुर्गम भाषा है, ये झूठा मिथक टूटने की आवश्यकता है। संस्कृत न केवल भाषा विज्ञान की दृष्टि से, बल्कि पृथ्वी पर विद्यमान समस्त ज्ञान विज्ञान की पुष्टि से भी अत्यंत समृद्ध एवं गौरवशाली है। हमारे वेदांत, पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र, दर्शन, राजनीति, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद, आयुर्विज्ञान, कृषि, पर्यावरण, खगोल, भूगर्भ, वास्तु, शल्य चिकित्सा, अंतरिक्ष विज्ञान, मनोविज्ञान, रसायन शास्त्र, समाजशास्त्र, नाट्यशास्त्र, संगीत शास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष आदि से संबंधित विशाल ज्ञान का भंडार संस्कृत भाषा की ही धरोहर है। संपूर्ण संसार स्वीकार करने लगा है। कंप्यूटर की दृष्टि से भी संस्कृत ही सर्वाधिक वैज्ञानिक और उपयुक्त भाषा है। वाल्मीकि की रामायण और वेद व्यास का महाभारत जीवन को दिशा देने वाले स्थायी महत्व की रचनाएं हैं। उपनिषदों में ऋषियों के अनुभूत सत्यों की अभिव्यक्ति हुई है। कल्लन की राजतरंगिणी जैसे अनूठे काव्यों का, ऐतिहासिक काव्यों का संस्कृत में सृजन हुआ है, जिसके सहारे इतिहासकारों ने कश्मीर के इतिहास पर पड़े पर्दों को हटाया है। और सुभाषितों का तो संस्कृत अनुपम खजाना ही है। हर्षचरित और कादंबरी जैसी श्रेष्ठ गद्य रचनाओं की दृष्टि से भी संस्कृत साहित्य बेजोड़ है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना कर विश्व को नाट्यशास्त्र के परिपक्व सिद्धांतों और नियमों का खजाना दिया है। भास, कालिदास और शूद्रक जैसे बेजोड़ नाटककारों ने संस्कृत के नाटक भंडार को भरा है। संस्कृत में विज्ञान, तकनीक, औषधि शास्त्र, आयुर्वेद की भी मजबूत परंपरा रही है। धन्वंतरी, आर्यभट्ट, सुश्रुत, ब्रह्मगुप्त आदि प्रतिभाओं ने संस्कृत को आयुर्वेद, ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र जैसे वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य से संपन्न बनाया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा स्वतंत्र वेबसाइट का निर्माण किया गया है, जिसमें संस्कृत विभाग के गौरवमय इतिहास के साथ भविष्य की दृष्टि से संबंधित सामग्री को भी समाहित किया गया है। मुझे विश्वास है कि विभाग की इस पहल से संस्कृत शोध कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। दूर दराज के छात्रों के लिए इंटरनेट के जरिए यह वेबसाइट संस्कृत के अध्ययन के लिए अत्यंत लाभकर्ता बनेगी। आज के एक चुनौती का जिक्र करके अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। आज के वैश्वीकरण और बाजारीकरण के दौर में संस्कृत की शिक्षा की उपयोगिता पर सवाल खड़ा किया जाता है। शिक्षा व्यवस्था साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, गणित और मैनेजमेंट की शिक्षा में सिमटती जा रही है। संस्कृत पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के रुझान में कमी आई है। हमारे विश्वविद्यालयों को विशेष रूप से उनके संस्कृत विभाग को इस चुनौती का प्रभावी समाधान खोजना होगा। अभी यहाँ मुझसे पूर्व एक महानुभाव ने अपने वक्तव्य में कहा कि हमें संस्कृत को आधुनिक बोध से जोड़ना होगा। तो संस्कृत की उपयोगिता पर जो प्रश्न खड़े किए जाते हैं, उसका उत्तर उस सुझाव में है कि हम संस्कृत को आधुनिक बोध से कैसे जोड़ें। हमारे विश्वविद्यालयों को
विशेष रूप से उनके संस्कृत विभाग को इस चुनौती का प्रभावी समाधान खोजना होगा। जो लोग संस्कृत की शिक्षा को अप्रासंगिक मानकर संस्कृत के अध्ययन अध्यापन से विमुख होते जा रहे हैं, उनका ध्यान मैं 2 उदाहरणों की ओर खींचना चाहता हूं। पहला उदाहरण होरेस हेमन विल्सन नामक ब्रिटिश सैनिक डॉक्टर के वक्तव्य से लिया गया है। होरेस विल्सन ने ऋग्वेद, विष्णु पुराण, मेघदूत जैसे ग्रंथों का अनुवाद किया था। प्राच्य विद्या पर अनेक ग्रंथ लिखे थे और वह कलकत्ता के गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के पहले प्रिंसिपल भी थे। उन्होंने कहा है, मैं अंग्रेजी में उनका वक्तव्य का अंश पढ़ता हूं, नेक्टर इज स्वीट बट संस्कृत इज डेफिनेटली मोर देन दैट। यूज्ड बाय द गॉड्स इट इज कॉल्ड द डिवाइन लैंग्वेज। आई डोंट नो what sweetness exists in it that even we foreigners feel intoxicated by the sweetness of Sanskrit. Sanskrit will last as long as India, the Vindhya and Himalayan mountains, the Ganga and the Godavari exist. पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका भी एक वक्तव्य है, विद इन कोट्स, इट वॉज आस्क्ड व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजर विच इंडिया possesses and what is her finest heritage. I would answer unhesitatingly, it is the Sanskrit language and literature and all that it contains. This is a magnificent inheritance. And as long as this endures and influences the life of our people, so long the basic genius of India will continue. मैंने एक विदेशी और एक भारतीय विद्वान, ऐसे 2 विद्वानों के वक्तव्य संस्कृत की जो सहज और आंतरिक गुणवत्ता और शक्ति है उसका उदाहरण देने के लिए आपके सामने पढ़े। संस्कृत शोध की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एकेडमिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में वेबसाइट के उद्घाटन समारोह में मुझे आमंत्रित किया गया। इसके लिए मैं आयोजकों के प्रति विनम्र आभार प्रकट करता हूँ। संस्कृत विभाग उत्तरोत्तर प्रगति करे और संस्कृत भाषा के विकास और प्रसार का कार्य द्रुत गति से आगे बढ़े, इसी कामना के साथ सभी के मंगल व भविष्य के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मान्यवर कोहली जी की बात को अगर मैं एक प्रसंग के साथ जोड़ूं तो शायद ज़्यादा सटीक होगा। महात्मा गांधी के पास एक बहुत बड़े संस्कृत के पंडित आए और उन्होंने कहा कि पाणिनि ने संस्कृत को इतना कठिन और इतना नियमों में बांध दिया कि उसकी प्रगति रुक गई। गांधी जी ने कहा नहीं, संस्कृत की अगर प्रगति रुकी है तो इस कारण से कि संस्कृत जो है वो अध्यात्म की भाषा है और जितने पिछले काल में जब जब संस्कृत समाज से दूर हुई, इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय समाज अध्यात्म से उतना उतना दूर होते हुए वो भोगवाद की ओर चला गया। तो संस्कृत की उन्नति अगर होती है तो समाज में आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना होती है और जहाँ जहाँ संस्कृत की अवनति होती है वहाँ वहाँ पर समाज अधोगति की ओर जाता है। ये जो तथ्य है ये मान्यवर कोहली ने बताया। और देखिए ये एक बहुत सुवर्ण काल का प्रारंभ हो रहा है। संस्कृत को एक बहुत बड़ा बूम मिल रहा है समाज में। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एज ए हेड डिपार्टमेंट more than 16 international journalists came to my department, interviewed me and my students also,
and they just want to know that what is the present status of Sanskrit and what's the future. उन पत्रकारों को जो न्यूयॉर्क टाइम्स के हैं, स्पेन डीन मैडम बैठी हैं, जो स्पेनिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के लोग आए, उन्होंने इंटरव्यू किया स्पेनिश में, और बीबीसी के लोग आए, एनएचके के लोग आए, कोरियन टीवी के लोग आए, और उन्होंने यही हमसे पूछना चाहा कि ये जो सरकार, नई सरकार बनी है, ये संस्कृत को इतना जो प्रोत्साहन देना चाहती है, ये क्या सही है या नहीं है। और मैंने शुरू में एक जो इंटरव्यू था बड़ा गलत दिया था, शायद उसमें मुझे एक मेरे शोध छात्र ने आके मुझसे कहा, सर इससे आपकी पॉलिटिकल थोड़ी वो आइडियोलॉजी झलकती है, संस्कृत नहीं झलकती। मैंने उस छात्र को कहा, बिल्कुल तुमने सही कहा, मैं मुझसे गलती हुई है, क्योंकि मैं अपनी पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है उसको लेके घर में मुझे बैठना चाहिए। जब मैं विश्वविद्यालय में हेड के रूप में बैठा हूं तो मेरा काम है सब संस्कृत की बात जो सही है वह प्रस्तुत करना, और उसके बाद के जो 15 इंटरव्यू मैंने दिए वो अपने शोध छात्रों के साथ बैठ के उनके मार्गदर्शन में दिए, क्योंकि जो दृष्टि आज के यंग शोध छात्रों के पास है वो हमारे पास नहीं है। और संस्कृत विभाग की एक ये बहुत अच्छी बात है कि जब भी हमने पिछले 4 साल में मुझे विभाग में हो गए, हमने कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किए, कॉन्फ्रेंस किए, सेमिनार किए, और उसमें उस समय के शोध छात्रों ने बहुत सहयोग दिया। और उस समय जो अध्यक्ष थे विभाग के प्रोफेसर विद्या चतुर्वेदी, जो आज के हमारे शाश्वत अतिथि हैं, उनको मैं निवेदन करूंगा कि वो आए। वो हमेशा मुझे कहते हैं कि यू आर टू ओवर एम्बिशियस, तो मैं उनसे कहता हूँ सर मैं टू ओवर तो नहीं हूँ, हाँ मैं एम्बिशियस हूँ, क्योंकि संस्कृत की मैंने 2 पंक्तियां बहुत याद की हुई हैं। पहली पंक्ति जो मुझे बचपन में सिखाई गई थी वो ये थी, स जातो ये न जाते न याति वंश समुन्नति। अगर मैं किसी परिवार में पैदा हो गया, किसी संस्था से मैं जुड़ गया, और मेरी वहां उपस्थिति से विभाग या वो संस्था उन्नति नहीं करती है तो मेरा मरना अच्छा है। और दूसरा जो है शिवराज जी का बहुत अच्छा सेंटेंस है, कार्यम वा साधयेयम देहम वा पातेयम, या तो इस कार्य की सिद्धि करूंगा या इस 5 भौतिक शरीर का त्याग करूंगा। तो सर आपका मैं विद्यार्थी हूँ, एम्बिशियस तो वो हूँ पर वह नहीं हूँ सर। आइए प्लीज। परम आदरणीय श्री ओपी कोहली जी, सर मैं वैसे भी थोड़ा दुविधा में था, मुझे लग रहा था कि मैं कैसे महामहिम कहूंगा। हमारा व्यक्तिगत रूप से भी और दिल्ली विश्वविद्यालय के नाते भी अपने परिवार के एक सदस्य को महामहिम कहना मुझे थोड़ा सा मुश्किल काम लग रहा था। आपने तो पहले ही ये मेरी समस्या जो है अपने आप सुलझा दी। तो परमादरणीय श्री कोहली जी, मान्यवर कुलपति प्रोफेसर दिनेश सिंह जी, कला संकाय की अधिष्ठाता प्रोफेसर मिनी साहनी जी, और बंधुवर प्रोफेसर रमेश भारद्वाज जी, मेरे सामने मेरे कुछ टीचर्स भी बैठे हैं, डॉक्टर राणा मेरे सामने हैं, डॉक्टर नारंग हैं, डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार जी हैं, और मेरे अनन्य बंधु, मेरे वरिष्ठ वर्तमान समकुलपति डॉक्टर सतीश पचौरी जी मेरे सामने हैं, आनंद प्रकाश जी, चड्डा जी, और जितने भी मेरे मित्र और मेरे शिक्षक यहाँ पर विराजमान हों, और मेरे विद्यार्थी। संस्कृत के शोध के 60 वर्ष पूरे होने पर जो साल भर हमारे कार्यक्रम चलेंगे विभाग के, उसके उद्घाटन के लिए किसको बुलाया जाए, किससे निवेदन किया जाए, ये जब चर्चा हुई मित्रों में तो कोहली जी का नाम सबसे पहले हमारे सामने आया। और मैंने उनसे निवेदन ये किया था कि सर मैं 31 तारीख को रिटायर हो रहा हूँ, इसलिए अच्छा हो कि ये कार्यक्रम मेरे सामने हो। उनकी विवशताएं थी, व्यस्तताएं थी,
लेकिन फिर भी उन्होंने 16 तारीख का समय हमको दिया था, वो किसी कारण से स्थगित होकर आज हमारा ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। लेकिन उनके समक्ष उनके मुख्य अतिथि के रूप में संपन्न हो रहा है, ये मैं समझता हूँ विश्वविद्यालय के लिए और संस्कृत विभाग के लिए एक बहुत अच्छा शगुन है। ये संस्कृत में हमारे जो अलग अलग कार्यक्रम चलेंगे, जितने हमारे यहाँ ऑप्शंस पढ़ाए जाते हैं एमए में 9 ऑप्शंस पढ़ाए जाते हैं, और उन 9 स्पेशलाइजेशंस को लेकर विभाग का ये कार्यक्रम है कि उन सबको लेकर हम इस ढंग के कार्यक्रम चलाएंगे, कुछ सेमिनार्स, कुछ वर्कशॉप्स। जो पुराने ग्रंथ हैं उन पुराने ग्रंथों को समझना कठिन होता जा रहा है, तो उनको लेकर भी कार्यशालाएं चलेंगी। हम अपने काव्यों को भी देखेंगे, अपने शास्त्रों को भी देखेंगे, उन सब का पुनरावलोकन करेंगे इस बहाने से। और मुझसे कभी कभी ये प्रश्न किया जाता था, मेरे अध्यक्ष में भी ये प्रश्न उठा था कि साहब हिंदी वाले हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी साहित्य पढ़ाते हैं, जितनी भी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं उनमें मुख्य रूप से या तो भाषा पढ़ाई जाती है या साहित्य पढ़ाई जाती है। आप पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं, इतनी सारी चीजें क्यों पढ़ाते हैं? मेरा कहना केवल ये था कि ये जो विविधता है हमारे यहाँ की, ये सचमुच संस्कृत की जान है। जो हमारी पुराना जो हमारा दाय है हमारे पास अपने पूर्वजों का दिया हुआ, इस सबको थोड़ा बहुत समझना और उसको आधुनिकता बोध की जो चर्चा की, उस आधुनिकता से जोड़ना, ये संस्कृत के लोगों का काम है। अपनी जो हेरिटेज है उस हेरिटेज को विश्व के सामने रखना। और मैं ये स्वीकार करता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय के जो उच्चतर अधिकारीगण हैं, उन्होंने हमको हमेशा ये अवसर दिया। जब जब उन्होंने हमको ये अवसर दिया, हमने ये प्रयास किया कि हम अपने जो सिलेबस है उसको न सिर्फ रिसर्च के तौर पर, बल्कि शुरू से जब से हम बीए प्रोग्राम में या बीए ऑनर्स प्रोग्राम में जब हम पढ़ाते हैं, तभी से हम ये प्रयास करें कि विद्यार्थी को अपने उस दाय से परिचित कराने का हमको एक अवसर मिले। और इसलिए जब हमने नया ये जो जब भी अपने कोर्सेज को हमने रिवाइज किया, तो हमने जो पेपर्स लगाए उनमें साहित्य के अलावा वे सब विषय थे जिनकी चर्चा माननीय श्री कोहली जी ने अपने व्याख्यान में की है। हमारे यहाँ जो पेपर्स हैं, इंडियन साइंटिफिक हेरिटेज, इंडियन फिलॉसफी, फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज, भारतीय तर्क पद्धति, एपिग्राफी, पेलियोग्राफी, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोलॉजी, ये सब पेपर्स हमारे यहाँ बीए में भी पढ़ाए जाते हैं और एमए में भी पढ़ाए जाते हैं। तो ये हमारा जो कार्यक्रम है, बीए से लेकर और पीएचडी तक हमारा निरंतर ये प्रयास है कि हम संस्कृत को आधुनिकता बोध से जोड़ें और उसको विश्व के सामने ये प्रस्तुत करने का प्रयास करें कि संस्कृत में इतना कुछ है इसकी कोई सीमा नहीं। मैं आदरणीय श्री कोहली जी का बेहद आभारी हूँ। उनका स्नेह मुझे याद है सर, मेरे टीचर डॉक्टर अवनीत कुमार जी जो मेरे सुपरवाइजर थे, उनका जब हम लोगों ने अभिनंदन किया था, आप उसमें भी पधारे। और जब भी हमने उनसे ये निवेदन किया है आने के लिए, उन्होंने अपनी स्वीकृति हमेशा दी। मैं अपने कुछ गुरुजनों की चर्चा यहाँ जरूर करना चाहूँगा। सेवानिवृत्ति मेरी हो चुकी है विभाग से। उन लोगों ने जिन्होंने बचपन में मुझे गीता पढ़ाई, मेरे परिवार के लोग, मेरी बुआ, मेरी बहनें, स्कूल में जिन्होंने मुझे पढ़ाया, श्री रविदत्त गौतम जी, हिंदू कॉलेज में पढ़ाया डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल जी, श्री भट्ट जी, और यहाँ विश्वविद्यालय में डॉक्टर रामाश्रय,
डॉक्टर राणा जैसे लोगों से मैं क्लास में नहीं पढ़ा, लेकिन उनसे पता नहीं कितना कुछ सीखने को मुझे मिला। इस पूरे कार्यकाल में जो रमेश जी से पहले जो अध्यक्षता का काम करने की मुझे जिम्मेवारी दी गई थी, उसमें विश्वविद्यालय के अधिकारियों का, माननीय कुलपति जी का, सम कुलपति जी का और तमाम लोगों का जितना सहयोग मुझे मिला, मैं इस अवसर का उपयोग करना चाहूँगा सर। मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करूँ। और अंत में एक शुभकामना मैं ज़रूर प्रकट करना चाहूँगा। कालिदास का जो अंतिम रचना है अभिज्ञान शाकुंतल, अभिज्ञान शाकुंतल में उन्होंने चर्चा की है, अंतिम जो उसकी श्लोक है भरतवाक्य में, कि राजा प्रजा के हित के लिए काम करे और सरस्वती हमेशा आगे बढ़ती रहे। हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ते रहे हैं, पढ़ाते रहे हैं, तो इसी विश्वविद्यालय से मैंने अपना BA से लेकर PhD तक सब कुछ किया। तो मैं ये जो उन्होंने कहा है, और एक कामना उन्होंने अपने लिए की है कि भगवान नील लोहित मुझे जन्म मरण से मुक्ति प्रदान करें। मैं उस श्लोक के साथ और एक और श्लोक के साथ इसका समापन कर रहा हूँ। प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव सरस्वती श्रुति महती महीयताम ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परिगत शक्तिरात्मभूः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। इस विश्वविद्यालय में हर प्रकार की क्षोभ से मुक्ति हो हमारे संस्कृत विभाग में, और ब्राह्मण यानी बुद्धिजीवी निर्भय होकर अपने विचार प्रकट करें। इस शुभकामना के साथ आप सबका धन्यवाद। हम लोगों ने अपने न केवल संस्कृत विभाग में बल्कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में एक नई परंपरा शुरू की है कि जब भी कोई आचार्य, चाहे वो MIL से हो, चाहे फिलोसफी से हो, चाहे उर्दू से हो, चाहे संस्कृत से हो, जब भी कोई प्रोफेसर रिटायर होंगे तो उनका फेयरवेल किसी इसी तरह के अच्छे कार्यक्रम में किया जाएगा। वरना होता है था कि किसका रिटायर हो गए और मालूम ही नहीं पड़ा। क्योंकि ये फैकल्टी का दायित्व बनता है कि जिस व्यक्ति ने अपने 30 साल, 35 साल, 40 साल उसको दिए हैं, उनको हम लोग एक गरिमापूर्ण रूप से विदा करें। एक बार मैं प्रोफेसर पचौरी से कह रहा था, कुछ संस्कृत के लिए मांग रहा था, बोले नहीं नियम नहीं है, ऐसा मुश्किल है। तो मैंने देखिए अगर ये चीज़ मैं प्रोफेसर दिनेश सिंह जी से कहता कि संस्कृत के लिए कुछ चाहिए, तो मैंने कहा एकदम मिल जाती। तो ये बोले अच्छा तो इनसे मांग लो भाई। तो हमने मांगा, हमें मिल गया। यानी ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 17-18 साल के संबंधों में, और कुलपति और डायरेक्टर साउथ कैंपस DVC जब भी दिनेश सिंह जी रहे, मुझे कभी किसी साधन की दिक्कत नहीं हुई। बस कारण एक देना पड़ता था कि इससे छात्रों का फायदा हो, बस और कुछ नहीं कहना है। अभी हम लोग अपने विभाग में फॉरेंसिक लैब बना रहे हैं। हमने अपने जो हेड का बड़ा कमरा था उसको हमने अपनी रिसर्च लैब बना दिया है, और उस लैब में पूरी तरह से हमने अपने रिसर्च के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए रूम समर्पित कर दिया है। उनके लिए बिजली का काम हो गया है, कंप्यूटर्स हम जल्दी ही मांगने वाले हैं VG साहब से, जिससे कि थोड़ी दिक्कत क्या है, हमको अपने शोध छात्रों को इतना एम्पावर करना है कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि ऑक्सफोर्ड में भी जाएं तो उनको ये कहा जाए कि संस्कृत के स्कॉलर है। हम हरियाणा के हैं, हम पंजाबी हैं, हमारी संस्कृत उच्चारण में दोष है, उस दोष को अपनी फॉरेंसिक लैब से दूर करना चाहते हैं। हम अपने शोध छात्रों को इस रूप में प्रस्तुत, क्योंकि ये ठीक है कि हम प्रोफेसर हैं, विदेश जाते हैं, उससे विभाग की गरिमा नहीं बनती, प्रोफेसर जाते रहते हैं। पर आनंद तब आएगा, ये मेरे शब्द नहीं है, मेरे गुरु RC पांडे के शब्द हैं। प्रोफेसर RC पांडे कहा करते थे कि मुझे उस दिन अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ कि मेरा शिष्य जो है जापान गया, जर्मनी गया, अफ्रीका गया,
रिसर्च करने गया, तो हमको अपने इन शोध छात्रों को इस तरह का संस्कृत का स्कॉलर बनाना है कि न केवल विदेशों में रिसर्च करने जाएं, बल्कि अध्यापक बनकर भी जाएं, जैसे टी.एस. रुक्मणी जैसे लोग गए हुए। तो इस तरह का संकल्प जो हमारा है, उसकी पूर्ति में जिनका आशीर्वाद हमेशा विभाग को मिला है, मुझे विशेष रूप से मिला है, ऐसे कुलपति से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपना अध्यक्षीय भाषण दें। गुजरात राज्य के राज्यपाल परम आदरणीय श्री O.P. कोहली जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रोफेसर मिथिलेश कुमार जी, मेरे बंधुवर प्रोफेसर भारद्वाज, my esteemed colleague प्रोफेसर मिनी सानी, इस सभागृह में उपस्थित तमाम पंडितगण जिनको मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूं, जिनसे मैंने सीखा है, मेरे सहयोगीगण, अध्यापक वर्ग और मेरे प्रिय छात्र, आज मेरे लिए व्यक्तिगत तौर से शुभ दिन है, कई कारणों से। नवरात्र पे मैं संकल्प लेता हूं, मैंने इसको कभी इसकी उद्घोषणा नहीं की, परंतु आज मैंने सोचा कह ही डालता हूं। आज से मेरा संकल्प आरंभ होता है। सुबह मैं मंदिर जाता हूं आज के दिन, हर साल सवेरे सवेरे उठकर। तो एक कारण तो ये रहा, इससे धर्म से न जोड़िएगा, ये परंपरागत हमारे परिवार की प्रथा है, न जाने कितनी पीढ़ियों से चली आ रही है। परंपरा में मेरी बड़ी आस्था है। शुभ इसलिए भी है कि आज मुझे अपने पिताजी की याद कई कारणों से आने लगी थी। इस विश्वविद्यालय से वे जुड़े हुए थे। मूल कारण था कि कोहली साहब से पिताजी के बड़े घनिष्ठ और प्रिय संबंध थे। कोहली साहब पिताजी से बहुत ज्यादा जूनियर थे, लेकिन पिताजी का स्नेह था। और मेरे पिताजी के जो व्यक्तित्व में जिन चीजों को वो प्रधानता देते थे, उसमें चरित्र को लेकर वो बहुत ज्यादा जोर देते थे। और मुझे बार बार याद आता है कि कोहली जी के संबंध में वे कई चीजें कहते थे कि इनकी विचारधारा एक वर्ग को लेकर कभी नहीं रहती है, संस्था को समझते हैं, सोच बड़ी गहरी है, सूझबूझ बहुत ही तेज है, लेकिन साथ में कहते थे चरित्र उनका जो है बहुत ही वंदनीय है, सराहनीय है। बार बार कहते थे। मुझको याद है कि जब कोहली जी ने बीजेपी, दिल्ली राज्य के बीजेपी का कार्यभार अध्यक्ष का संभाला था, पिताजी गुजर चुके थे, मैं लेक्चरर था। देशबंधु कॉलेज ने अभिनंदन का एक समारोह आयोजित किया था। कारणवश मैं भी वहां था उपस्थित, तो मैंने भी कुछ कहा था उस समय। ये जो बातें आपके सामने रख रहा हूं, वो तब से आज तक उसी तरह कोहली जी के व्यक्तित्व के साथ जुड़ी हुई है। आज भी बातचीत के दौरान मैंने काफी सीखा। तो शुभ दिन यह भी है इसी कारण से।
मैं जानता हूं कि एक राज्यपाल के लिए यह सरल नहीं होता है कि जब मन चाहे आकर राज्य छोड़कर यहां आ जाए, पर विश्वविद्यालय से जो उनका स्नेह है वो उनको खींच लाया। कार्यक्रम टल गया, लेकिन उनकी निष्ठा हमारे प्रति नहीं टल सकी, इसीलिए आज वे उपस्थित हैं यहां पर। मैं फिर से स्वागत करता हूं। शुभ दिन इस वजह से भी है कि शोध कार्य से जुड़ी जो प्रक्रियाएं हैं औपचारिक, उसको लेकर आज 60 वर्ष पूरे हुए हैं संस्कृत विभाग के। परंपरागत पता नहीं इसको कैसे लिया जाता है, लेकिन इस संदर्भ में सठियाना मैं शुभ मानता हूं। इससे लाभ होगा, इससे लाभ होगा। यह अवसर है विश्वविद्यालय को, इस विभाग को मिलकर सोचने का एक दृष्टिकोण ऐसा उत्पन्न करें कि आगे का मार्ग तय हो। और आगे का मार्ग कैसे तय हो, कौन सी प्रधान युक्ति है जिसकी ओर हम जुड़े, जिससे हम कुछ निष्कर्ष निकालें, अवसर आ गया है सोचने का। ऐसी सोच में अग्रणीय संस्कृत विभाग को हमेशा रहना पड़ेगा। उसका भी एक मूल कारण है, जैसा कि कोहली जी ने कहा अपने वक्तव्य में, संस्कृत संस्कृति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और यह सिक्का भारत को समझने के लिए यही सिक्का चल सकता है। और भारत को क्यों हम समझना चाहते हैं? क्योंकि भारत का निर्माण, उसका भविष्य उज्जवल हो, भारत सशक्त रूप से आगे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी देखना पड़ता है। और भारत के संबंध में जो उसका गौरवमयी इतिहास है, उसकी परंपराएं हैं जो धरोहर के रूप में हमें प्राप्त हुई हैं, उत्पन्न हुई हैं, उसको समझना अनिवार्य है। वहीं से हम नई सोच आधुनिक युग के लिए निकाल सकते हैं। यह मेरी अवधारणा है, मैं इसमें दृढ़ विश्वास रखता हूं, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक विश्वविद्यालय के लिए उसका प्रधान दायित्व होता है कि राष्ट्र को दिशा दे, राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरी करे, राष्ट्र के लिए आगे का मार्ग तय करे। और वह तभी कर सकता है जब अपने कार्यक्रमों में कुछ ऐसी बातों का निर्माण करे, कार्यक्रमों का निर्माण करे, जिससे हमारी युवा पीढ़ी जो है वो प्रेरित हो, सशक्त हो, और फिर वो आगे ले जाए देश को। तो राष्ट्र की आवश्यकताओं में एक विश्वविद्यालय की भूमिका समझने के लिए हमें बहुत पीछे तक जाना पड़ेगा, ईसा मसीह से भी कई सौ साल पहले, जब तक्षशिला ने किस प्रकार से राष्ट्र की आवश्यकताओं के संबंध में किस प्रकार के निर्माण, शोध कार्य और योगदान दिए थे। और अगर वो जानना चाहते हैं तो संस्कृत नहीं जानेंगे तो उससे वंचित रहेंगे। मैंने देखा है कि हम इतिहास के लिए भारत के प्राचीन काल के इतिहास को समझने निकल पड़ते हैं, और अधिकांश रूप से सारी पुस्तकें इसके संदर्भ में मुझे कम से कम विशेषज्ञों से अंग्रेजी में उपलब्ध होती है। संस्कृत, ब्राह्मी, इन सबों को लेकर कौन परिचित है? बहुत कम। अभी इतिहास विभाग के इंटरव्यू में मैं बैठा था, हम तरस गए कि कोई ब्राह्मी की जानकारी वाला मिल जाए, एक युवक तो नियुक्त कर लें, बड़े मुश्किल से एक मिला। कम से कम हमने 400 युवकों का इंटरव्यू लिया था असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर। इससे राष्ट्र की हानि हो रही है। भारत में विश्वविद्यालय, ज्ञान विज्ञान की संस्थाओं ने किस प्रकार से भारत के निर्माण में अनादिकाल से योगदान दिया, उसका मैं 2 प्रमाण आपको देता हूं। ईसा मसीह से 1000 साल पहले ही
पाइथागोरस का प्रमेय सिद्ध कर दिया गया। तो खोज तो और पहले हो चुकी थी, लेकिन भारत में वो सिद्ध कर दिया गया, जिसको गणित में कहते हैं प्रूफ दिया गया था। क्यों दिया था? इसलिए नहीं कि कोई प्रोफेसर किसी क्लास में बैठकर छात्रों को नोट्स देना चाहता था परीक्षा के लिए। समाज की आवश्यकता थी, जितनी यज्ञ वेदियां थी उनको हमेशा क्षेत्रफल और आकार के रूप में एक गणित के सिद्धांत के आधारित पर ही निर्माण किया जाता था, और उसके लिए पाइथागोरस का प्रमेय अनिवार्य था। इसीलिए उसकी खोज यहां हुई। ग्रीक मैथमेटिक्स में काफी बाद में हुई, और मैं तमाम पाश्चात्य सभ्यता के विशेषज्ञों से, इतिहासकारों से समझ चुका हूं, सबकी यह अवधारणा है, सिर्फ हम नहीं इसको मानते, कि पाइथागोरस भारत आए थे। वोल्टेयर ने तो लिखा है कि गंगा किनारे ब्राह्मणों से वे सीखने आए थे। मैंने इंदौर में जाकर पूछा इंडोलॉजिस्ट से, उन्होंने मुझे बताया कि इसमें पूछना क्या है, परंपरागत हम मानते हैं कि वो यहां आए थे, और जैन विचारधारा से अत्यंत प्रभावित हुए, वेजिटेरियन बन गए, सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेते थे। ये सब कुछ मानते हैं, लेकिन कहीं मैं अपने पाठ्यक्रम में इन चीजों का जिक्र आज तक नहीं पाया, ना इतिहास में पाया, ना गणित में पाया, शायद संस्कृत में भी नहीं होता। हमें इस पर सोचना चाहिए, सिर्फ प्रेरित करने के लिए ही नहीं। 1 महीना पहले गणित का जो सबसे बड़ी संस्था है इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिशियंस, जो 4 वर्ष में एक बार अपनी कॉन्फ्रेंस आयोजित करती है, जिसमें गणित की जो नोबेल प्राइज है वो अवार्ड की जाती है, फील्ड्स मेडल, एक भारतीय को मिली इस बार। उनका नाम है मंजुल भार्गव, परंतु दुर्भाग्यवश वे अमेरिका में रहते हैं। सौभाग्यवश वे संस्कृत के पंडित भी हैं, गणितज्ञ तो हैं ही, प्रिंसटन में प्रोफेसर। मंजुल भार्गव ने अपने वक्तव्य में वहां जब यह प्राइज स्वीकार की, तो यह भी कहा कि मैंने भास्कराचार्य के संस्कृत में जो सिद्धांत गणित के उन्होंने निकाले थे, उनको जब समझा तो मुझे इस समय सोच आई कि किस प्रकार से मैं आगे शोध कार्य करूं। और भास्कराचार्य तो छोड़िए, हम तो सरल गणित को भी जो संस्कृत में भारत में उत्पन्न हुई उसको कभी नहीं समझ सके, क्योंकि हम संस्कृत ही नहीं जानते। तो मैं चाहता हूं कि कुछ हम सोचें। दूसरी बात, जिस समय न्यूटन, जो उनके समय के नहीं, हमेशा के लिए माने जाते हैं कि उनकी सोच रखने वाला उतना बड़ा वैज्ञानिक कभी हुआ नहीं, उन्होंने ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जिस समय यह स्वीकारा कि इस समय विज्ञान के पास कोई रास्ता नहीं है, विकल्प नहीं है कि समुद्री मार्ग में कैसे लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड निर्धारित किया जाए पानी के जहाजों का, हार चुके थे। उस समय भारत के जहाज उससे कई सौ साल पहले से एक यंत्र था, रपल गाइड, जो हमारे संस्थाओं से निकला था, उसके आधार पर समुद्री मार्ग तय करते थे बड़े सरलता से, कभी खोते नहीं थे, कभी नुकसान नहीं होता था। यह भारत की खोज रही, यह भारत का धरोहर रहा। कभी मैंने कहीं नहीं देखा कोई शोध कार्य किया गया हो कि वो क्या था, कैसे उत्पन्न हुआ। संस्कृत जानेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन संस्कृत से हम वंचित हैं। आखिर में मैं कुछ और कहना चाहता हूं। पिछले 3 वर्षों में मैं करीब 2 से 3 हजार संस्कृत के छात्रों से बात कर चुका हूं, ग्रुप्स में, कभी अकेले भी। मुझे शौक है छात्रों से बात करना, काफी सीखने को मिलता है। मुझे कुछ, वैसे मैं ये नहीं कह सकता कि बड़ा ज्ञानी हूं, विवाह हो चुका है, विवाह के बाद वैसे भी सबको ज्ञान हो जाता है मर्दों को, लेकिन जरूर कुछ समझ आ रहा है। सर, आपको जानकर ताज्जुब भी होगा, लगभग 1/3 छात्रों ने मुझसे कहा, मैंने जब उनसे पूछा कि संस्कृत क्यों पढ़ते हो, तो सबने कहा प्रिय है संस्कृत, अच्छी लगती है, पढ़ते इसलिए। मैंने पूछा कि संस्कृत के साथ साथ उसके अलावा और कुछ पढ़ने का मन करता है?
तो 1/3 ने मुझसे कहा कि गणित पढ़ना चाहते हैं, 1/3 लगभग ने कहा कंप्यूटर साइंस, और लगभग 1/3 ने हमसे कहा पॉलिटिकल साइंस। संस्कृत का इन विषयों से नैसर्गिक नाता है, परंतु हम अवसर नहीं दे पाते। और आप चॉम्स्की, जिनको ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेस का आइंस्टाइन कहा जाता है, उन्होंने जो क्रांति लाई लिंग्विस्टिक्स में, चॉम्स्की के रिसर्च को आप समझिए तो 2 कारण हैं जिससे चॉम्स्की ने जो काम किया वो किया। पाणिनि के व्याकरण में वे पंडित थे और गणित में भी। तो व्याकरण के जो सिद्धांत थे उनको वो समझ गए कि गणित के ढांचे में कैसे डाला जा सकता है। पाणिनि के सिद्धांतों को गणित के ढांचे में, उसकी भाषा में डाल दिया और वो क्रांति ला दी। अब आप सोचिए कि कितने हजार चॉम्स्की हम खो चुके हैं क्योंकि उनको गणित और कंप्यूटर साइंस से हमने नहीं जोड़ा। कहीं हमें सोचना पड़ेगा, अगर राष्ट्र का निर्माण हमें करना है तो मैं फिर कहता हूं, और संस्कृत विचारधारा, संस्कृत विभाग की विचारधारा बड़ी उदारवादी है। मिथिलेश जी ने भी कहा, रमेश जी ने भी कहा, मैं देख रहा हूं प्रगतिशील है यह, लेकिन विश्वविद्यालय को इनके साथ जुड़ना पड़ेगा और फिर से हम इस तरह की स्थापना करें यहां परंपराओं की कि नालंदा और तक्षशिला का जो गौरवमय इतिहास है वहां फिर से रचा जाएगा इस विश्वविद्यालय में। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार साहब हैं। जैसा कि गुरुजी जी ने कहा कि बिल्कुल ये आवश्यकता है कि हम लोगों को जो संस्कृत के आधुनिक बोध वाले विषयों के साथ जुड़ना चाहिए। और एक विषय पे जो प्रोफेसर दिनेश सिंह, प्रोफेसर चंद्रशेखर और मैं अक्सर हम लोग बैठ के चर्चा करते हैं, हमारा तीसरा जो इंटरनेशनल सेमिनार हो रहा है उसको जो विषय कुलपति जी ने दिया है वो सुन के आपको अच्छा लगेगा। सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग्वैदिक कल्चर के आलोक में ये जो भ्रांति है कि आर्य बाहर से आए, उन्होंने आके सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा नाश किया, इस तरह की जो पाश्चात्य भ्रांतियां हैं उनको किस तरह से इतिहास के लोगों के साथ मिलके हम लोग यहाँ पर दिल्ली स्कूल ऑफ इंडोलॉजी के माध्यम से ये एक रिसर्च, एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरह की जो भ्रांतियां हैं, और हमारे इस क्षेत्र में बहुत संस्कृत के लोगों ने काम किया है, आर्कियोलॉजी के बहुत स्कॉलर्स ने काम किया है। हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बुद्ध प्रकाश ने तो पूरी किताब लिखी है जो BBRA होशियारपुर से छपी है। इसमें उन्होंने लिखा है बुद्ध प्रकाश ने कि पूरा जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो ये उत्खनन से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं ये सारे के सारे ऋग्वैदिक कल्चर के खांचे में फिट बैठते हैं। उसके बाद भी बहुत शोध कार्य महामहिम ने करीब हमारे कुलपति जी ने कई शोध आर्टिकल जो है हमको उपलब्ध कराए हैं, शेखर को भी हमें भी, और उस पर चर्चा हुई है और उनका आदेश था कि इसको संस्कृत विभाग ले और ये डिसाइड करे कि आर्यों का बाहर से आना जो है वो कितना असंगत है। इस थ्योरी को संस्कृत के इतिहास के जो विद्वान हैं उनके साथ मिलकर हम करें। हम लोग अब अंतिम चरण में जा रहे हैं। बहुत बहुत आभार माननीय राज्यपाल जी का, कुलपति जी का, डीन मैडम का, मिथिलेश जी का, और जो हमारे वीसी साहब की टीम के मेंबर्स प्रोफेसर दुबे जी, प्रोफेसर पचौरी जी, प्रोफेसर राय साहब चले गए हैं, और जो हमारे प्रोफेसर गर्गेश जी हैं, मिसेस कौर वित्ती डीन है, एनसीडब्ल्यू की डायरेक्टर हैं, हमारे ACEC के मेंबर्स, हमारे भागी साहब उपस्थित हैं, हमारे प्रोफेसर PK हेड उपस्थित हैं, हमारे प्रोफेसर पी चंदानी जी उपस्थित हैं, और इधर हमारे DP डॉक्टर साहब भी हैं, और हमारे दोस्त उर्दू के हेड। मैं अक्सर कहता हूँ कि आजकल आर्ट्स फैकल्टी में कम से कम 6 हेड ऐसे हैं जो हम लोग एक साथ रिसर्च फ्लोर पे MA में साथ पढ़ते थे, तो बहुत अच्छा एक संगत हमारी बनी हुई है आर्ट्स फैकल्टी में। उनमें कौन साहब भी हैं, हमारे लाइब्रेरियन प्रोफेसर जिंदल साहब, और उनके साथ जो 2 लाइब्रेरी के और लोग आए हैं, सलाम साहब और राजेश सिंह जी, और इधर जो हमारे संस्कृत के बड़े पंडित आए हैं, आचार्य RK शर्मा जी और रमाकांत शुक्ल जी भी हमारे बहुत बड़े संस्कृत के कवि हैं, वो यहाँ पर अभी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे हिंदी के हेड प्रोफेसर हरिमोहन जी पीछे, हम उनको चाहते आगे बैठे पर संगो वो पीछे बैठ गए, उनका बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर चड्डा जी हमारे साइकोलॉजी के हेड, हमारे मीडिया लोग आए हैं, हमारे गुरु लोग राणा साहब, पुष्पेन जी, प्रोफेसर नारंग, और इधर जो हमारे कॉलेज से जो टीचर्स आए हैं,
और इस महीने हमारे रिटायर हो रहे एक बहुत बड़े संस्कृत के स्तंभ दिल्ली विश्वविद्यालय डॉक्टर कुशराज, प्रिंसिपल पीजी इवनिंग। सर आपका भी बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ पधारे। और हमारे रिटायर्ड प्रोफेसर में शशि तिवारी जी हैं, प्रवेश सक्सेना जी हैं, हमारे विभाग के बहुत गौरव जो एमटीयू में संस्कृत के हेड रहे सूर्यकांत भारद्वाज जी, और इसके अलावा जितने भी, क्योंकि संस्कृत डिपार्टमेंट की जो ताकत है हमें वो कॉलेजेस में है। कॉलेज के जो हमारे टीचर्स हैं आज कम से कम उनमें से 80 लोग यहाँ उपस्थित हैं। उन सबका मैं नाम नहीं लूंगा, पर बहुत बहुत आभार कि आप अपने संस्कृत विभाग के कार्यक्रम में आए, उसकी आपने शोभा बढ़ाई। और अंत में जो ये शोध छात्रों ने इतना सब कुछ जो काम किया है, गजब किया है, उनके लिए एक बार ताली सब शोध छात्रों के लिए। इतना अच्छा एक कार्यक्रम जो आयोजित किया। और अब शांति पाठ होगा और फिर राष्ट्रीय गान होगा। शांति पाठ। आप ये एक सूचना और भी है कि इस कार्यक्रम के बाद हमने माननीय कोहली जी के स्वागत में अपने अतिथियों के लिए लंच की व्यवस्था की है। छात्रों के लिए अल्पाहार के पैकेट्स आपको दरवाजे पे मिलेंगे, पर जो हमारे जेएनयू से सब प्रोफेसर्स आए हैं विद्यापीठ से और कॉलेजेस से, और हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं सब आदरणीय कॉलेज आप लंच करें डाइनिंग हॉल में। ये प्लीज आप लोग बिना लंच दिए जाइएगा मत, और छात्र अपना अल्पाहार पैकेट बिना लिए ना जाए। सभी लोग अपना अपना जो दायित्व दिया गया है छात्रों का और डाइनिंग हॉल का संभाल लें। तुम्हारे